कोई भी काम छोटा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी के नए पायदान को लेके आप सभी से रूबरू है। और जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी हैं वो पंक्तियां मेरी नहीं है, ये उस शख्सियत की है, उस आ, आज की किरदार की है जिनसे मिलवाने में लेकर आई। 48 पायदान पार कर चुके हैं हम, 50 के करीब हैं। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के माध्यम से हमने आपको आज पूरे 48 किरदार दिए हैं और मैं बहुत खुश हूं। आप सभी के साथ, आप सभी के प्यार, आप सभी के सहयोग के बल पर हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तमाम श्रोता सुधी और मेरे प्रियजनों का हार्दिक आभार। एक बेहतरीन शख्सियत को लेकर आई हूं और वो बेहतरीन इसलिए है क्योंकि ना तो उस व्यक्तित्व ने अपनी जिंदगी में उजाला किया, बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उजाला किया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रोजगार लेकर आए। बहुत सारे जो मैं कह सकती हूँ कि अंधेरे में एक दीपक जला करे, एक दीपक के रूप में अब दीपक वो मशाल बन चुका है और मशाल लेकर वो व्यक्ति चल रहा है और बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला फैला रहा है। आइए हम बात करते हैं आज की किरदार की। आज जिस किरदार को मैं लेकर आई हूँ, प्रोफेशन से तो वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हनुमंत दशरथ जगताप जी से आपको रूबरू कराने लाई हूँ। खास बात उनकी क्या है जानना चाहेंगे? मैं पढ़ती हूँ उनका परिचय। आपने शिक्षा प्राप्त की है एमए, एमफिल, पीएचडी हिंदी से। आप प्रोफेसर तो हैं ही, साथ में आप अहमदनगर के निवासी हैं, अहमदनगर महाराष्ट्र। और आपकी जो भाषा है वो मराठी है, अंग्रेजी हिंदी में भी आपकी पकड़ है। और अध्यापन का जो अ, आपका अनुभव है वो 32 वर्ष का है। अभी भी आप अध्यापन कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम है। राष्ट्रीय हिंदी से सेवी महासंघ इंदौर की ओर से हिंदी से भी सम्मान प्राप्त है आपको, 2 जून 2006 में प्राप्त हुआ। भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा महात्मा फूले राष्ट्रीय फेलोशिप सम्मान प्राप्त है आपको। उसके अलावा शोध पत्रों का पठन आपने किया है, प्रकाशित कई शोध आलेख आपके हुए हैं। प्रकाशन जो है वो है केदारनाथ मिश्र प्रभात की काव्य चेतना कानपुर। उसके अलावा आप, खास बात आपके अंदर ये है कि आपने जिंदगी से हार नहीं मानी। आपने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ावों को दरकिनार करके प्रोफेसर होकर आटा चक्की चलाना, आटा चक्की चलाने के बाद आप एक भारतीयम नाम से एक ऐसी शाखा आपने भारतीय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, जिसके माध्यम से आपने हजारों लोगों को रोजगार दिया। और जो मैं परिचय पढ़ रही हूँ उसके अनुसार कार्यशील पूंजी जो आपकी है 55 करोड़ रुपए है और सदस्य संख्या है 5100, यानी कि 5100। और आज जो स्थिति है ये तो बहुत पहले का परिचय होगा। आज आपका जो टर्नओवर है वो अ, कई गुना बढ़ गया है। एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकर कितनी खुशी होती है जो व्यक्ति अपनी तकलीफों को दरकिनार करके खुद भी बड़ा बनता है और दूसरों को भी बड़ा बनाता है। आइए ऐसे किरदार से रूबरू होते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन उनसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। और तमाम सुधी जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी दीदू जुड़ गई हैं, गीतांजलि जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जयवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी की जो प्रतीक्षा है उसको मैं खत्म करती हूँ और एक जिंदा दिल इंसान से आपको मिलवाती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, किरदारे किरदारे जिंदगी, और मेरे ख्याल से ये आपका एपिसोड है 48वां जी। और मेरे सामने आज मैं जिनके सामने बैठा हूं वो हैं वैभवी जी। माँ सरस्वती के चरणों में शब्द श्रद्धा सुमन
अर्पित करते हुए संस्था से जुड़े महानुभावों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को यथायोग्य अभिवादन और प्रणाम करता हूं। जैसा कि बहुत वैभवी जी ने कहा कि आटा चक्की और आटा चक्की, और एक बात कही आपने कि भारतीय मल्टी स्टेट, बड़ा नजदीकी संबंध है दोनों का। आपके प्रश्नों के साथ ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। बिल्कुल लेकिन सर। मैं और हाँ, जी, हम लेकिन कार्यक्रम एक शुरू करें उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्तित्व को लेकर आते हैं तो वो व्यक्तित्व एक दिन में व्यक्तित्व नहीं बनता। वो व्यक्ति बिल्कुल से ठीक। व्यक्तित्व की ओर जो चलता है वो बहुत सालों का संघर्ष होता है, बहुत सालों की तपस्या होती है, तब जाके किरदार जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके कृतित्व की जो हम व्याख्या करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमसे जुड़े रहिए। और प्रियंका पारकर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ सभी से गुजारिश करती हूँ कि कार्यक्रम से जुड़े रहें और शेयर करते रहें, ताकि आपको पता चले कि एक ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसने इतने संघर्षों के बाद एक मल्टा मिलीनियर बनने की कोशिश की है, और कोशिश ही नहीं की, सफल कोशिश की है। तो सर, हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ वैभवी जी, मैं वैसे मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। जी जी सर। जी मेरे पिताजी आर्मी में थे और जी। सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए, और क्या मेरी बात है। माँ जो थी वो हाउस वाइफ थी। जी और मेरे दो बहनें, जिसमें से अभी एक बहन नहीं रही, और एक भाई है ओ, जो असिस्टेंट कमांडेंट है बीएसएफ में। क्या और बात है। हाँ, ये हमारा परिवार। और अब मेरे परिवार के बारे में बताऊं तो मेरी धर्मपत्नी जी एमए पास है इकोनॉमिक्स से, जी और जी मेरा बेटा आर्मी में है, कैप्टन है जी। इस वक्त, कैप्टन के पद के ऊपर है। उसकी अभी अभी क्या बात है, क्या तीन बात। चार महीने पहले उसकी शादी हुई है। और जी जो मेरी बेटी है वो इस वक्त लंदन में फिनटेक में मास्टर डिग्री कर रही है, जी क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से। और मैं जी यहाँ न्यूयॉर्क कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ एज ए प्रोफेसर। जी ये मेरा संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय है। जी और शायद इसी सफर में ये व्यक्तित्व तैयार हुआ है। जी। और वैसे भी मेरा वास्तव में मैं कह सकता हूं कि मैं दिन में सपने देखने वाला इंसान हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात को सपने जो देखे जाते हैं वो जागने के बाद वो सपने भुला दिए जाते हैं या भूल जाता है इंसान। लेकिन जो इंसान दिन में सपने देखता है तो वो सपने उसे चैन से बैठने नहीं देते, उसे सोने नहीं देते, जब तक कि वो अपने लक्ष्य की तरफ, उन सपनों की तरफ ना पहुंच जाए। और इसी तरह से किरदार रहा है। और जैसा आपने शुरू में मेरे परिचय में कहा था कि मैंने आटे की चक्की भी चलाई है। क्या होता है कि परिस्थिति जो होती है, मेरे ख्याल से एक तरह से परिस्थिति जो होती है वही आविष्कार की जननी होती है। जिस तरह की परिस्थितियां होगी उसी में से आविष्कार भी होता है। और शायद वो आटे की चक्की ने मुझे प्रोफेसर बनाया, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो दिन कुछ अलग थे और संघर्ष के दिन थे। तो उन संघर्षों में जो मुझे लगा उस वक्त रोजी रोटी कमाने के लिए जो आवश्यक है, तो मैंने वो काम किए। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है और इस बात का फक्र भी है कि मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। हाँ, मैंने हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे जिसे बोलते हैं जी जान से किया है, क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी का साधन रहा है। और सिर्फ आटे की चक्की नहीं, मैंने जनरल स्टोर जो होता है वो भी चलाया है। बिल्डिंग मटेरियल जो होता है उसका सप्लाई भी किया है। स्वीट की शॉप भी चलाई है, होटल भी चलाया है, यहाँ तक कि मैंने किसानी भी की है, जिसके अंदर मैंने दुग्ध व्यवसाय भी किया है। और फिर अंत में जाकर मैं बैंकिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया, और उसके बाद आज तक उस क्षेत्र में कार्यरत हूँ।
वेब पहुंच रही इमेजिंग है। पहुंच रही है आवाज? जी, मैं तो ये मैं, कह रही हूँ कि आपने हाँ कोई काम, मैं अपना काम करने गई थी सर, और हाँ मैंने हाँ, अपना काम कर दिया है। तमाम अच्छा दर्शकों अच्छा को बुलाने गई थी, जो मेरा काम है। बस मैं अच्छा अच्छा प्रकट हो रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं कंटिन्यू रखूं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताने में अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि किरदार कैसे तैयार होता है। देखिए, हम सब के सब जो जन्म लेते हैं वो सब ईश्वर की कृपा होती है। किस घर में जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, वो सब ऊपर वाला डिसाइड करता है, वही निश्चित करता है सबका सब। और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। मेरा वैसे अच्छे परिवार में जन्म हुआ। मेरे पापा भी आर्मी में थे, लेकिन अ, हम बहुत बड़ी फैमिली थी, 2 भाई 2 बहन। तो संघर्ष के दिन थे, और फिर ये संघर्ष चलता रहा। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं 10th से बताना चाहूंगा। 10वीं का सफर जो था, 10वीं से लेकर बीए तक, मेरे ख्याल से मुझे भी पता नहीं कि कैसे मैंने 10वीं में प्रवेश किया और बीए कब हो गया। लेकिन उसके बाद जो है मानसिक स्तर पर फिर संघर्ष शुरू होता है। एमए करने के बाद नौकरी की एक अपेक्षा होती है, घर वालों को भी ऐसा लगता है कि बच्चा अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैंने एमए किया। एमए करने के बाद फिर पिताजी से गुजारिश की कि मुझे 1 साल के लिए एमफिल करने के लिए पुणे यूनिवर्सिटी भेजा जाए। उन्होंने मेरे इस चाह को स्वीकार किया और वो खर्चा उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन वहां जाने के बाद 6 महीने में ही मैं एक कॉलेज में, अम्बेडकर कॉलेज था वहाँ, एज ए गेस्ट लेक्चरर ज्वाइन हो गया, और मैं जो अपना खर्चा है खुद उठाना मैंने शुरू कर दिया। लेकिन जब एमफिल करके मैं वापस लौटा अहमदनगर, तो 2 कॉलेजेस में मेरे नियुक्ति हुई। एक बारामती कॉलेज था, जहां पर मुझे क्या बोलते हैं जिसे, अर्धकालिक सेवा का मौका मिला। और फिर वहां कुछ दिन करने के बाद मेरा यहाँ न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज में भी नियुक्ति हो चुकी थी, या मतलब मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो वहां फिर मैंने 1992 में मैं वहां प्रवेश किया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि नौकरी मिलने के बाद आदमी बहुत खुश हो जाता है, मैं भी बहुत खुश था। मुझे लगता है शायद 3200 मेरी स्टार्टिंग की पेमेंट थी, और 2 साल तक मैं ग्रांटेबल की पोजीशन में था वहां, क्योंकि एडॉप्ट बेस के ऊपर लिया गया था मुझे। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद उस पोस्ट के ऊपर जो व्यक्ति था वो आ गया, और फिर मेरे लिए एक समस्या खड़ी हो गई। और मेरे उस वक्त जो गुरु थे, जिनके मार्गदर्शन में मैंने एमफिल और पीएचडी की, वो थे डॉक्टर दयानंद शर्मा। उनके आग्रह को लेकर जो हमारी मैनेजमेंट थी, उन्होंने मुझे हमारे मैनेजमेंट का एक अलग कॉलेज था, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, पारनेर कॉलेज, वहां पर मुझे भेज दिया। लेकिन मैं अब नॉन ग्रांट के ऊपर पहुंच गया, मतलब ग्रांटेबल से तुरंत नॉन ग्रांट के ऊपर। जहां मैं ग्रांटेबल का मेरे लास्ट पेमेंट मेरे ख्याल से 4000 था, तो वहां से मैं 1200 रुपए के ऊपर मुझे 40 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। अब समस्या ऐसी थी कि ये कालखंड था 1995-96 का, और उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी 96 में, जनवरी 96 में। तो यहाँ से पारनेर जाना, पारनेर से वापस आना, 600 रुपए तो उसी में लग जाते थे, और बचते थे 600 रुपए। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे सामने, और ये भी पता नहीं था कि कब मेरी पोस्ट ग्रांटेबल पर आएगी। वैसे 6 साल तक मैं नॉन ग्रांट के ऊपर काम करता रहा, लेकिन मुझे लगता है ये 6 साल के जो नॉन ग्रांट के ऊपर जो मैंने काम किया, असल में इसी 6 साल ने मुझे बनाया है। क्योंकि मैं उस वक्त सोचा करता था, जब 1 बजे वापस आ जाता था मैं अपना काम वगैरह करके, लेक्चर वगैरह लेके, 40 किलोमीटर जाता था, 20-25 रुपए उस वक्त टिकट हुआ करता था। मैं वापस आने के बाद मैं सोचता था कि अब क्या करूं, क्योंकि पेमेंट बहुत कम थी। और एक ऐसा भी था जिसे बोलते हैं घर घर की कहानी, कि मुझे कुछ कारणवश अपना घर छोड़ना पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई कि अब करें क्या, क्योंकि शादी हो चुकी है, और हाथ में 600 रुपए में पूरा घर कैसे चलेगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, 150-200 रुपए मैं किराया भी दिया करता था उस 600 रुपए में से। और फिर मेरा संघर्ष वहां से शुरू हुआ। फिर मैंने, जैसे मैडम ने कहा, कि आटे की चक्की हो, जनरल स्टोर हो, यहाँ तक कि मैंने जिसे बोलते हैं आप, सप्लायर होते हैं, एक किसी किसी की कोई डिमांड हो तो एक ट्रक वहां पहुंचा दिया, तो मीडिएटर बोल के मुझे 100-150 रुपए मिल जाते थे। तो ये काम मैं करता था कम से कम 8-9 बजे तक शाम को। ये संघर्ष चल रहा था। तो लेकिन इसी संघर्ष ने वास्तव में मुझे बनाया, और मैं बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति था उस वक्त, देखा जाए तो। कहने के लिए प्रोफेसर था, लेकिन नॉन गेम का प्रोफेसर, आप समझ सकते हैं कि क्या उसको कितना महत्व देंगे समाज में लोग, और उसकी क्या वैल्यू होगी उस वक्त। ठीक है, मेरे स्टूडेंट के
नजरों में मेरी बहुत अच्छी वैल्यू थी, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाया करता था, समझा करता था बच्चों के भी उनकी जरूरतों को। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आने के बाद अब मेरे मन में मैं स्वप्न बड़े देखता था। जैसा कि मैंने कहा कि मैं दिन में स्वप्न देखने वाला इंसान हूं, मैं स्वप्न बहुत बड़े देखता था। और मेरी मुलाकात एक ऐसे मेरे स्टूडेंट से हुई जिसका नाम था शिंदे, और वो सेनापति बापट एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट थी, उसमें मैनेजर था और मेरा स्टूडेंट था। तो बातों बातों में एक दिन मुझे उसने बताया फाइनेंस के बारे में ऐसे, और हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत जबरदस्त है महाराष्ट्र में। तो उसने मुझे कुछ पुस्तकें कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में पढ़ने के लिए दी, और मैंने कम से कम 1-2 साल उन पुस्तकों का अध्ययन किया, और मेरे मन में एक बात बैठ गई थी कि अब मुझे अपनी खुद की बैंक ओपन करनी है। मैडम आपको बताते हुए और जो हमसे जुड़े हुए उनको भी बताऊंगा मैं, कि वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने उस वक्त 250 लोगों से संपर्क किया, 150 रुपए उन लोगों से कंट्रीब्यूट लिया, 27,500 या 30,000 के आसपास एक अमाउंट इकट्ठी हुई। और अब ये इकट्ठे होने के बाद मेरे ये शेयर होल्डर थे 250 लोग, और मुझे अब रजिस्ट्रेशन करना था उस फाइनेंस इंस्टीट्यूट का। उस वक्त मेरे मन में ये था कि नाम क्या रखना है, तो मैं जाति पाति धर्म भेद इनसे सबसे ऊपर उठ के बात करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी भारतीय संस्कृति पर और परंपराओं पर बड़ा गर्व है। तो फिर मैं सोचने लग गया नाम क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा एक ही रंग में हम रंगे होने चाहिए, और वो रंग होना चाहिए भारतीयम का, भारत से भारतीयम। तो इसलिए मैंने उस संस्था का नाम भारतीयम रखा। और फिर मैं जब उस रजिस्ट्रार के पास गया और उससे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो पहले तो उसने मुझे बहुत डीमोरलाइज किया, मेरा पूरा उत्साह उसने ये कि आप प्रोफेसर हैं, कहाँ इस पचड़े में पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन किसी तरह मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना ही है। और जैसे कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो होता है, जो खाए पछताए ना खाए पछताए, तो मैंने कहा मैं खा के ही पछताना चाहूंगा वो उस काम को करना चाहूंगा, मैंने कहा। तो फिर उन्होंने 4-5 हजार मेरे ख्याल से उस वक्त टेबल के नीचे से कुछ राशि देनी पड़ती है, वो दी। उसमें से 30-35 हजार में से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और फिर मैंने ये काम शुरू किया। मैंने एक जगह एक रूम लिया किराए से 150 रुपए पर, एक उसके ऊपर पुराना बोर्ड वगैरह आज लगाया। और आज आपका टर्नओवर कितना है आज भारतीयम का? हमारा साल का टर्नओवर जो जाता है वो 300 करोड़ के ऊपर जाता है। क्या बात और है। हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि जब कोई शुरुआत करते हैं, तो एक जिस वर्ग से मैं आता था, एक मध्यम वर्ग से, वहां लोग क्या बोलते हैं, हौसला अफजाई करने वाले कम होते हैं और टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं। तो जी। वहां हमारी टांग भी बहुत खींची गई। कुछ लोगों ने हमारे बोर्ड के ऊपर उल्टे चप्पल वगैरह टांग दी रात को, ताकि मैं थोड़ा सा ओहो। एक्साइट हो जाऊं, ये हो जाऊं। तो लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, जब जिसे बोलते हैं ना, संयम संयम रखो और अपने काम की तरफ लगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था उन लोगों में कि ये एक साहित्य का प्राध्यापक या एक क्या बोलते हैं, अध्यापक, और ये बैंकिंग क्षेत्र में कैसे सक्सेस हो सकता है। इसलिए बड़ी टिका टिप्पणी हुई उस वक्त। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, जहां चाह वहां राह। अगर आप में चाहत है तो वहां राह मिल जाती है। मैंने अध्ययन किया उस कोऑपरेटिव का, उस बैंकिंग का, और फिर उसके पीछे लगा रहा। शुरू के 10 साल तो पूरे संघर्ष के साल थे। 10 सालों में सिर्फ हम 30-35 लाख तक पहुंचे थे, हमारी जो राशि पूरी है। लेकिन आज इस स्थिति में आज जो है, तो हम 55-60 करोड़ हमारे पास, हमारा कैपिटल या हमारा जो एसेट्स, वो पूरा 55-60 करोड़ का है। और 300-350 का टर्नओवर हमारा साल का होता है। और आज बहुत मेरे पास बढ़िया। जो बच्चे हैं, 25-30 बच्चे काम करते हैं, और 25 लाख तक हम एक आदमी को लोन देते हैं। तो अभी पिछले महीने मैंने कम से कम 4 करोड़ रुपए लोन में बांटे हैं। तो 1-1.5 करोड़ हर बहुत महीने हम सुंदर। लोन बांटते हैं। बहुत और बढ़िया। कोशिश तमाम करते हैं। जी, तमाम श्रोता जो सुधी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि एक ये ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, जिनकी उम्र अगर आपको पता चले तो आप कहोगे कि ये महिलाओं के लिए हमेशा कहा जाता है कि इनकी खूबसूरती में इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। आज मैं बताना चाहती हूँ, ये व्यक्ति, ये व्यक्तित्व, ये शानदार शख्सियत जो हमारे पटल पर विराजमान है, आपकी उम्र तकरीबन 56 वर्ष है, लेकिन आपको देखकर कतई नहीं कोई कह सकता है कि आपकी उम्र इतनी होगी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को पटल के माध्यम से बताने की, क्योंकि देखिए आपने अपने कर्म से, जो हमारा कर्म होता है वो हमारा दर्पण होता है। हमारा चेहरा बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे हम कार्य करते हैं। तो आपके बिल्कुल। चेहरे पे जो चमक है, जो लालिमा है, वो दिखाता है कि आप खुद भी बड़े बने और आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला किया है।
आपके एक शिष्य जुड़े हैं जो तकरीबन लगातार। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मेरी बहुत प्रिय सखी, बहुत शानदार कवित्री निधि भार्गव मानवी जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे पटल के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आपके एक शिष्य हैं जयवीर सिंह, जी जिन्होंने जी आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर संदेश भेजे हैं और आपके श्री चरणों में वंदन अर्पित किया है। जी। और भाई साहब लिखते हैं कि कुंदन सोना जो है वो हमेशा तप कर ही कुंदन बनता है। तो आपने जो किया है, संघर्ष के जो दिन थे आपके, उसकी वजह से आप आगे बढ़े और आपको प्रेरणा मिली। नितिन बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और उन्होंने भी कुछ लिखा है कि मैं भी तो एक बेहतर इंसान होना होना चाहता हूँ, क्या मैं कोयले की खान में छुपा सोना हूँ। इस तरह से उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। तो वाकई हम हम्म। हमेशा हीरे को ही तराश कर लाते हैं, तलाश कर लाते हैं। और हमारे कार्यक्रम की शोभा हमेशा एक शानदार व्यक्तित्व होता है। और जिस तरीके से आप बैठे हैं और आपने इतनी सारी अपनी जिंदगी की बातें हमसे साझा की, तमाम सुधी जनों से आग्रह करती हूँ कृपया कार्यक्रम को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे कि हमें कभी भी अपनी दुख के दिनों को अ, ये सोचकर नहीं बिताना चाहिए कि हे भगवान, हमारी झोली में तुमने इतने दुख क्यों दिए, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्रियाशील होना चाहिए, कार्यशील अपने आप को बना के रखना चाहिए। तो ये तो आपकी सारी बातें हो गई, लेकिन परिवार का जो एक सहयोग होता है, जैसे कि आपने कहा आपकी पत्नी का बहुत सहयोग मिला, आपके बच्चे सेटल्ड हैं, आपके पापा आर्मी में थे, तो एक बेहतरीन परिवार से निकलकर आप यहाँ आए हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब संघर्षों की बात आप करते हैं, जब आप टांग खींचने की बात करते हैं, क्योंकि ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो कहीं ना कहीं जिंदगी में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त आपके जहन में ऐसी क्या बात आई थी कि क्या इसको मुंह तोड़ जवाब देना है, या अपने कर्मों को आगे लेकर जाना है और अपने मेरे जो कर्म है वही इनको जवाब देंगे, ऐसे विचार आए होंगे आपके मन में? शुरू शुरू में तो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही इंसान सोचता है, लेकिन जब इंसान ज्यादा चिंतनशील हो जाता है और चिंतन करता है उन बातों का, क्योंकि चिंतन से क्या होता है कि समाधान निकलता है। और मेरी शुरू से आदत रही है कि समाधान की तरफ जाओ। समस्या तो हमेशा जिंदगी भर आती रहती है, लेकिन उन समस्याओं से समाधान की तरफ जाना है। और उसके लिए जब हम चिंतन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और भगवान ने किसी को ऐसा काम दिया है जो शायद हो सकता है कि हमें और मजबूत बना रहा हो, वो हमें मेंटली हमारा परीक्षा ले रहा हो, तो उस परीक्षा में हमें पास होना है। मैं ऐसा ही समझता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों ने टांग खींची है या जिन जिन लोगों ने रुकावटें पैदा की हैं, एक तरह से वो मेरे गुरु हैं। मैं उन्हें गुरु ही मानूंगा, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, अगर वो नहीं होते तो आज आपके सामने ये व्यक्ति जो बैठा है, जिसे आप बोल रहे हैं कि सफल हो गए, मैं तो इंसान को क्या बोलते हैं, संपत्ति से नहीं मानता कि वो सफल है। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूँ कि इंसान, जैसे कहा जाता है कि हे ईश्वर मुझे अंदर से सुंदर बना, कि सुंदरता जो होती है वो अंदर की होती है, और शायद वही अंदर की सुंदरता बाहर झलकती भी होगी। ऐसा मुझे भी ऐसा लगता है आपके कहने से, लेकिन मैं इस चीज को मानने वाला इंसान हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी ने, जैसे हमारे मराठी में कहा जाता है, किसी ने पत्थर हमारे ऊपर फेंका तो हमने पत्थर नहीं फेंकना है, क्योंकि हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, भगवान ने उसे वो काम करने को दिया है, हमें अपना काम हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए दिया है। तो हमने हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। तो शुरू में ऐसा लगता था कि उनसे बदला लूं, ये लूं, लेकिन प्रतिशोध की भावना कभी भी इंसान को जो है बड़ा हल्का और कमजोर बना देती है। और मैं हल्का और कमजोर नहीं बनना चाहता था, मैं शक्तिमान बनना चाहता था, मजबूत बनना चाहता था, और एक किसी मिसाल बनना चाहता था। आज मेरे यहाँ आसपास लोग मुझे कहते हैं अक्सर कि वो जगताप सर बहुत कंप्यूटर माइंड है, लेकिन वास्तव में कहूं तो मैं कोई कंप्यूटर माइंड कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ बहुत नेकी से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि कोई बुरा करे तो मैं भी उसके लिए बुरा करूं। अगर समझो मंदिर के बाहर हम गए और हमारी कोई चप्पल पहन के गया, तो मैं भी किसी की चप्पल पहन के घर आ जाऊं, ऐसा विचारधारा मेरी नहीं है। मैं सोचता हूँ ये अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो वो मेरे किस्मत में था। मैं किसी के का बुरा करूं, ये मेरी फितरत नहीं है। ऐसा विचार कभी लेके गया भी नहीं, और शायद यही
कारण है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं। और हमारी संस्था से, जैसा आपने कहा 5,000 नहीं, कम से कम 15,000 से ऊपर लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ, जिनके सेविंग अकाउंट हैं, एफडीज हैं, या फिर जिन्होंने हमसे कर्ज लिया है, ऐसे लोग, ये कम से कम 15,000 से ऊपर आज की डेट में पहुंचे हुए हैं। और हमारी 2 शाखाएं हैं, एक शाखा अहमदनगर में है और एक शाखा अहमदनगर से बाहर चिचुंडी पाटिल बोल के 15 किलोमीटर दूर है, वहां पर है। और दोनों तो बहुत आप जो सक्सेसफुल तरीके से। जगताप सर, आप जो लोन देते हैं तो उस हम्म। लोन का इंटरेस्ट कितना होता है? उसका इंटरेस्ट किस 16% होता है कैटेगरी पर में एनम। लोन आप देते हैं? हम क्या करते हैं, 2 तरह के लोन होते हैं हमारे, एक होता है मॉर्गेज लोन और एक होता है विदाउट मॉर्गेज। तो विदाउट मॉर्गेज जो होता है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक रहता है, उसका 18% पर एनम। और मॉर्गेज लोन होता है वो 16% पर एनम होता है। और जो हमारे यहाँ लोग एफडीज करते हैं उसका 9.75 मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं पर एनम, 9.75। तो ये इस तरह से चलता है। एक सुझाव आया है राकेश हम्म। द्विवेदी जी का, मैं पढ़ना हाँ। चाहती हूँ। हम्म। इन्हें लग रहा है कि पटल का जो कार्यक्रम है वो 8 बजे से होना चाहिए। द्विवेदी हम्म। जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के ओर से जितने भी आज तक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सब 7 बजे शाम से ही चलाए जा रहे हैं। और हमारा एक कहते हैं ना कि एक ऑरा क्रिएट होता है, एक एक समा बंधती है जो हमारा 7 बजे शाम से ही होता है। ये कुदरत है। पता नहीं हमने नहीं सोचा कि हम 7 बजे से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो 7 बजे ही करते हैं। आपकी असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम समय नहीं बदल सकते क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और अब समय बदलना मतलब तमाम जो दर्शक 7 बजे का इंतजार करते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि 7 बजे ही सही है, क्योंकि हमने सोच समझकर अ, ये फैसला लिया था कि हम एक ऐसा ही समय रखेंगे। राही राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साहित्यकार हैं आप और आप जुड़े हैं बेंगलुरु से। नितिन कोल्टे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत अभिनंदन। जयवीर सिंह जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे संदेश आपके लिए। सर, एक संदेश आया है आपके शिष्य का, लिखते हैं, कहते हैं लोग हीरा खादानों में मिलता है, भूल है लोगों की, असली हीरा तो आपके सामने बैठा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपके धन्यवाद। गुरु के मार्फत मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। और राजमा नीरजा मेहता जी साहिब वरिष्ठ साहित्यकारा जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन। आपका बहुत स्वागत है और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। राजेश कुमार पांडे हमसे जुड़े हुए हैं। जी, इस मुलाकात की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी कुछ ही क्षण के बाद, कार्यक्रम के बाद यूट्यूब पर आपको हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर यूट्यूब चैनल पर आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अभी आप जुड़े रहे, तमाम दर्शकों से अपील है जुड़े रहे। सर, जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत देखे आपने, बहुत सारे बसंत देखे, 56 बसंत देखे आपने। और आपके चेहरे का जो ग्लो है, जो आ, मासूमियत मैं कह सकती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि आप संतुष्ट है। आपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिससे लोगों के लिए कुछ एक रास्ता खुला जहां लोग निराश हो जाया करते हैं। लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा भी मौका आया जब आपको लगा कि मुझे कुछ और भी करना है और शायद मैं समय का अभाव है या कोई भी कारण है मैं नहीं कर पा रहा? क्या कभी ऐसा लगता है आपको कि कुछ और करना हाँ, है? ऐसा एक्चुअली लगता था क्योंकि जब तक इंसान अज्ञानी हो तब तक उसे बहुत कुछ लगता है। लेकिन ज्ञानी होने के बाद उसे समझ आने लगती है धीरे धीरे, और उसे ऐसा लगता है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए परोसा है वो सबसे बेस्ट है। और मुझे लगता है उसने जो मुझे काम दिया है और उस काम को मैं सफलता से कर रहा हूँ, ऐसे मेरे आसपास के लोग कहते हैं, तो मुझे वो समाधान महसूस होता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर मैं हमारे जो सुन रहे हैं जितने भी लोग, उनको भी कहना चाहूंगा कि एक परिश्रम एक ऐसी चीज है, उसका कोई विकल्प नहीं होता। और परिश्रम को ही अंगीकार कीजिए। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके अंदर सातत्य बहुत जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी बोलते हैं ना, खदान को हम खोदते हुए आगे निकल जाते हैं, बस दो और गैंती चलानी थी, उसके बाद हम लौट आते हैं। दो गैंती और चला दी जो होती तो हमारी मंजिल मिल जाती। तो वो बहुत आजकल देखने को मिलता है, बहुत जल्दी हम मायूस हो जाते हैं। मायूस
होना अगर आपके स्वभाव में है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि हो सकता है कि कभी कभी जो आपके अंदर जो जीवन सत्व होते हैं, जो अच्छा भोजन से प्राप्त होते हैं, उसमें कहीं कमी हो, आपको शायद विटामिन की जरूरत हो। नहीं तो इंसान जो होता है वो बना ही इसके लिए कि वो संघर्षों में से अपना रास्ता निकाले। और मैंने ये चीज मुझे बहुत अच्छे से मेरे दोस्तों ने, क्योंकि मेरी दोस्ती हमेशा मेरे से 10 साल 15 साल बड़े लोगों से रही है। शहाबुद्दीन शेख सर जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा राजनीति के पाठ उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने ही मुझे क्या बोलते हैं बीओएस के मेंबर में चुनकर वहां तक पहुंचाया, जबकि मैं ज्यादा मेरे इन कामों में व्यस्त होने के कारण इतना ज्यादा घुलता मिलता नहीं था लोगों से, लेकिन मुझे उन्होंने कहा आप लोगों से मिलेंगे तो निश्चित चुन के आएंगे, और उनके बताए मार्ग पर चला तो चुन के आ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एक दोस्त थे, वो अक्सर अक्सर कहा करते थे कि इंसान कितना तेज दौड़ रहा है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसे कहाँ रुकना चाहिए। ये जिस इंसान को पता चल गया कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ विराम लेना है, फिर कहाँ से गति शुरू करनी है, वो इंसान सक्सेस हो जाता है। और शायद यही कारण है कि जो तनाव हो या जो क्या बोलते हैं एक तरह से दबाव हो, उनको शायद मैं बहुत पीछे छोड़कर आगे निकलता चला गया। और मुझे कभी कभी कुछ चीजें पसंद नहीं आती तो मैं उन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं लेता, रुचि भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे अक्सर हमारे शहाबुद्दीन सर भी बोलते हैं कि आप ये भी करो ये भी करो, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है नहीं। और समय भी होना चाहिए इंसान के पास, क्योंकि मैं जब सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक कॉलेज में रहता हूँ, और मेरे पास 120 से 130 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। अब मेरे खुद के 10-12 बच्चे हैं, और बाकी भी एसोसिएट गाइड जो है वो सबके सब, उनका को गाइड तो मैं ही हूँ, तो मुझे उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैं 1 बजे कॉलेज से घर आता हूँ, तो उसके बाद 2 से लेकर 5 बजे तक मैं मेरे कोऑपरेटिव बैंक में रहता हूँ। मैं बिल्कुल भी फिर कॉलेज की चिंता नहीं करता, और जब कॉलेज में होता हूँ तो बैंक की चिंता नहीं करता। लेकिन जब 5 बजे मैं अपने घर आ जाता हूँ, तो ना मैं फिर बैंक की चिंता करता हूँ ना कॉलेज की चिंता करता हूँ, फिर मेरे सामने मेरा परिवार होता है, और मैं वो टाइम बहुत मेरे परिवार को देता हूँ। और तकरीबन 9:30-10 बजे हम सो जाते हैं, और ये चीजें बहुत मेरी धर्म बढ़िया सर। पत्नी ने। और तमाम दोस्त जी, दर्शकों को बताना चाहती हूँ, यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो आप सर से संपर्क करें। आपको बहुत ही साधारण तरीके से लोन मिल जाएगा। और हमारे साथ कुछ और सुधी जुड़े हैं, मैं उनका हम्म, अभिनंदन करना चाहती हूँ। कुसुम लता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। रामदेवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ मेरी प्रिय अनुजा डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ गई है, स्वागत है छोटी। और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हीरालाल पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें भी, सराहें भी और शेयर भी करें, ताकि एक ऐसे व्यक्तित्व की जो बात हम लेकर यहाँ आए हैं, बातें साझा करने के लिए, वो दूर दूर तक उसकी गूंज पहुंचे। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। कभी इंसान को अपने मोरल वैल्यूज नहीं छोड़ने चाहिए। इसके बिल्कुल बारे ठीक। में आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है। तो आप पूछेंगे क्यों अच्छा लगता है, तो मैं बोलता हूँ वो अपनी फैमिली का बहुत केयर करता है। मुझे हर वो शख्स अच्छा लगता है जो अपने परिवार की तरफ ध्यान देता है, परिवार का बहुत ख्याल रखता है, ऐसा हर वो शख्स मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ये यहीं से हमें जो जीवन मूल्य होते हैं जिसे हम बोलते हैं, वो यहीं से मिलते हैं। जो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, इनका सबका ख्याल रखता है, उनका केयर करता है, वो इंसान अच्छा ही होता है। अगर कभी कभी स्वभाव, किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, किसी का थोड़ा सा गर्म मिजाज होता है, कैसा भी हो, लेकिन अगर जो इनका सबका, अपने माँ बाप का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का ख्याल रखता है, तो मैं उस इंसान को सही रूप में इंसान मानता हूं। और मुझे ऐसा हर व्यक्ति जो रहेगा उससे मैं दोस्ती करना चाहूंगा। लेकिन जो इन लोगों का ख्याल नहीं रखता, सच में कहूं तो मुझे बिल्कुल वो लोग पसंद नहीं है, और मैं ऐसे लोगों से मेलजोल भी नहीं बढ़ाता। आप जिंदगी में हर गुनाह कर सकते हैं, लेकिन ये गुनाह मुझे कबूल नहीं है। क्योंकि ये हमारा जो आपको बता रहा हूँ, भारतीय परंपरा और भारतीय आस्था विश्वास, ये इसी से निर्माण होते हैं, और हमें यही सिखाया गया है। ये चीज हम भारतीयों में होना बहुत जरूरी है। अपनी पत्नी का कद्र करना, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना, अपने माँ बाप
की सेवा करना, ये बहुत जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, ये कहीं गुम होता जा रहा है और फिर उसके अंदर साहित्य में देखने को मिलता है एक समस्या के रूप में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आप सबसे प्यार करते हैं, सारे समाज से प्यार करते हैं। और जो व्यक्ति अपने परिवार से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ढोंगी होता है फिर वो वो उसके। कहते हैं ना कि अपने घर हाँ, को जलाकर दूसरे के घर को रोशन करना बेवकूफी है। तो पहले हाँ, अपने बिल्कुल घर को बिल्कुल। रोशन कीजिए। जब आपका घर जगमगाएगा तो आपकी इच्छा शक्ति होगी कि आप आगे भी समाज को जगमगाएं, देश को बिल्कुल जगमगाएं और अपने कार्य बिल्कुल। से इस पूरे कायनात को जगमगाने की एक एक कोशिश हम कह सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। हमारे कोशिश ही हाथ में करते बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और डॉक्टर हैं। रत्नेश्वर सिंह जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर आपके संदेश आ रहे हैं। राजेश कुमार पांडे जी, बहुत बहुत आभार आपका। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। और सभी बहुत सुंदर सुंदर संदेश भेज रहे हैं, मैं पढ़ूंगी जब भी समय मिलेगा। तो सर, हर व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा बच्चा जरूर होता है। तो क्या वो नन्हा बच्चा आपके अंदर भी पनपा हुआ है, या आपने वक्त के धूल में उसे? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं तो ये कहूंगा कि ये बचपन जो है, ये बुढ़ापे तक और मरते दम तक इंसान में से नहीं जाना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि वो बचपन जो है वही आपको जिजीविषा बनाए रखता है, आपके अंदर जीने की तमन्ना बनाए रखता है। जिसका बचपन खो गया उसका सब कुछ खो गया। इसलिए हमारे अंदर का जो एक छोटा बच्चा होता है वो बच्चा बना रहना चाहिए। और ये चीज हम बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चों को भी ध्यान में आना चाहिए ये चीजें। और ये कब आएगा, जब हम ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि हम कितना केयर करते हैं एक दूसरे का। अक्सर देखो, हमने हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि उनको उनका बचपन तो बचपन में ही खो जाता है, बचपन में ही बचपन खो जाता है कुछ लोगों का। तो वहां कौन जिम्मेदार है? तो वहां में ऐसा लगता है कि हालात जिम्मेदार होते हैं, परिस्थिति जिम्मेदार होती है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ईश्वर से भी ये प्रार्थना हमेशा करूंगा कि सबका बचपन भी खिलता रहे और जिंदगी भर वो बचपन उसके अंदर बना रहे। तो उसके बिना तो जिंदगी है ही नहीं। आज आपके भी मुझे आपके शिष्य लिखते हैं आपके अंदर बहुत बचपना है, तो ऐसा क्या करते हैं आप अपने शिष्यों के साथ या अपने परिवारजनों के साथ? इसके बारे में तो मेरा परिवार और मेरे शिष्य ही बता सकते हैं। लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा कि मुझे अच्छा लगता है उनसे थोड़ा सवाल जवाब करना। और ऐसे सवाल जवाब कभी कभी मैं बहुत नादानी भरे सवाल करता हूँ कि उनको भी ऐसा लगता होगा कि ये सर कैसे इतना छोटी सी बात पूछ रहे हैं। और अक्सर ये मेरी पत्नी के साथ मेरा बचपना ज्यादा चलता है, जी। मजाक वगैरह वो। और बच्चों के साथ भी होता है, नो डाउट। बच्चे जब आते हैं तो मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करता हूँ। और दोनों, बेटा और बेटी, उनके साथ तो बड़ी मस्ती चलती है, हर एक प्रकार की मस्ती होती है वो। तो अच्छा लगता है, ये बचपना रहना चाहिए इंसान में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बचपना हमेशा हम्म, बना रहे। और हम्म, हर व्यक्ति जो जिंदा दिल इंसान है, उसका बचपन हमेशा कहीं ना कहीं जीवित रहता है। और जीवित रहना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में अ, दिखाता है, दर्शाता है कि आप खास क्यों हैं। अगर हम्म, आपके अंदर खासियत है तो वो खासियत आपको दुनिया से, लोगों से अलग करती है। बहुत सुंदर बिल्कुल। वार्ता चल रही है। और चूंकि हम्म, आप हिंदी के सेवक हैं, हिंदी पढ़ाते हैं आप, और हम सब मिलके कहीं ना कहीं माँ हिंदी की सेवा कर रहे हैं। कर रहे चाहे हैं, वो राइट। जी। और शहाबुद्दीन शेख जी का आपने जिक्र किया। अ, बेहतरीन जिंदा दिल इंसान, एक ऐसे मुसलमान जिन्होंने पूरी जिंदगी हिंदी के लिए समर्पित कर दी। इस पटल बिल्कुल के माध्यम बिल्कुल। से पुनः मैं उनको अ, संस्पर्श करती हूँ, पुनः उनका Yes, अभिवादन करती हूँ। क्योंकि वाकई ऐसे लोग ही होते हैं जो कहते हैं कि किसी भी कौम के हों, लेकिन देश हम्म, का गौरव होते हैं। तो ऐसे ही लोग बिल्कुल देश का गौरव हैं। और बिल्कुल। पूरी टीम की ओर से मैं उनका अभिवादन करती हूँ। हालांकि फेसबुक लाइव चल रहा है, उनका एक संदेश भी मेरे पास आया कि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। तो मैं उन्हें ये अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग मुहैया कराऊंगी जी। हम्म, वो बहुत सरल व्यक्तित्व है। और बचपन कैसे जिंदा रखा जाए, एक प्रश्न आया है, अब आप उसका हम्म। जवाब दे दें तो बेहतर होगा। देखिए,
बचपन में हम बहुत सारी छेड़खानी या फिर शरारतें ये करते हैं, तो ये शरारतें बनी रहनी चाहिए अपने लोगों के साथ, क्योंकि ये शरारतें कभी कभी जब हम बड़े हो जाते हैं और दायरा छोड़ देती हैं तो उसको दूसरे अर्थ में लिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये शरारतें होनी चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। होली में ये शरारतें दिख के आती हैं, दोस्तों के साथ दिक्कत आती हैं, अपने परिवार के साथ दिक्कत आती हैं, तो ये होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि शैतानी जो होती है, फिर किसी भी प्रकार की शैतानी क्यों ना हो, कभी कभी मैंने कहा ना, अक्सर बीबी को चिढ़ा दिया करता हूं मैं। और जैसा मैं, मेरी मिसेज जो है वो मुझसे ज्यादा पंचुअल है, तो हम दोनों में थोड़ा सा होड़ लगी रहती है। वो तो 4 बजे उठ जाती हैं, तो योगा के लिए जाती हैं, तो योगा के लिए जाती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे दिखाता हूँ उनको कि 1 महीना मैं कहीं गया नहीं, लेकिन वो जाने के बाद मैं 1 घंटा वॉकिंग या रनिंग करके आ जाता हूँ। फिर वो बोलती है ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ नहीं कर रहे। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो लेकिन वो बोलती है नहीं, मुझे मालूम है आप है ना मेरे जाने के बाद जाते होंगे, तो पकड़ लेती है इन चीजों को। तो ये अच्छा है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन बनी रहती है। हम थोड़ा सा एक दूसरे को कभी कभी चिढ़ा भी देते हैं कभी, और लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि बीबी के साथ ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मजाक को सच मान लेती है। तो यहाँ थोड़ा सा कभी कभी बचपना है ना, तकलीफ दे जाता है। और कभी कभी तकलीफ इतनी होती है कि वो कभी कभी 3-4 दिन अबोल हो जाती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उनको वापस ट्रैक पर लाने के लिए। और शायद ये मेरे ख्याल से हर लेडीज के साथ होता होगा, कभी कभी हम मजाक मजाक में बहुत अतिरेक कर देते हैं मजाक का। तो और हम तो समझ जाते हैं मजाक को, लेकिन हो सकता है कि लेडीज के साथ ये एक समस्या हो कि वो कभी कभी उसे सच मान लेती हैं। तो इसलिए बिल्कुल संयमित सही कहा मजाक। आपने। कई बार ऐसा हाँ। होता है जीवन में, हाँ। जब हमें कोई बात चुभ जाती है और मजाक की हम्म। बात भी लगता है। ऐसा हेमलता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम्म। बहुत सारी उपलब्धि होने के बाद कभी व्यक्ति को ऐसा भी सोचने का मन करे कि थोड़ी चैरिटी करनी चाहिए, थोड़ी समाज सेवा हम्म। करनी चाहिए। मेरे पास पर्याप्त धन है, क्योंकि हमारे पास जब तक पर्याप्त धन ना हो तो हम दूसरों के लिए हम्म। कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत कभी आपका मन हुआ कि बहुत चैरिटी बढ़िया। करें या समाज? जी। मैडम, मेरा खुद का ऐसा मानना है, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। भगवान ने सांस भी, जब तक हम छोड़ते नहीं तब तक सांस ले नहीं सकते हम। तो पहले छोड़ना सीखो, तब अपने आप मिलता है। मुझे ये बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि जो कोविड का कालखंड था, उसके अंदर मैंने 15 लाख सिर्फ लोगों की मदद के लिए मतलब एक तरह से दान किए थे। कुछ रिलेटिव में, कुछ दोस्तों में, कुछ राह से आते जाते लोगों के लिए। और वैसे भी अक्सर जब मुझे मन करता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने हिसाब से लोगों की मदद करूं, और मैं करता रहता हूं हमेशा। और कहीं दान करना भी मुझे अच्छा लगता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी जब जब मुझे अगर 50 मांगा तो मैंने 1 दिया, 1 मांगा तो मैंने 1.5 दिया। वो देता हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसी इंस्टीट्यूट की वजह से आज मैं खड़ा हूं। मैं, मेरी अगर संस्था भी, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ी है भारतीयम, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हनुमंत जगताप नहीं तो प्रोफेसर हनुमंत जगताप, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि लोगों का विश्वास एक टीचर के प्रति ज्यादा होता है। अगर मैं प्रोफेसर ना होता तो शायद इस मुकाम तक हमारी कोऑपरेटिव बैंक को नहीं ले जा पाता। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप ज्यादा ना सही, लेकिन एक उम्र के बाद, जब आप, जैसे आप, मेरी उम्र है 50 के बाद के जितने लोग हैं, उन्होंने कम से कम अपनी आय का 10% मंथली वो कहीं ना कहीं समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कहीं भी हो, उनके हिसाब से करें, लेकिन कहीं ना करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा हो कि हमारे देश के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, इसके लिए करें, बहुत अच्छा हो। हमारी भारतीय सोच, इसके लिए करें, बहुत अच्छा है। क्योंकि आज सारे विश्व में भारतीयता का डंका बज रहा है, सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि हमारे विचार क्या है, सबका मंगल है। ऐसी इस भावना से हम जीते हैं, सारे पृथ्वी को एक कुटुंब मानते हैं। तो इस विचार का प्रसार और प्रसार होना चाहिए। और इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। लेकिन हमारे आजू बाजू में भी जो लोग रहते हैं, आपको कहीं ऐसा पता चला, शिक्षा के रूप में बच्चों की मदद करें, किसी भरपेट किसी को खाना नहीं है उसकी मदद करें, या फिर कुछ कपड़े लत्ते हो उसकी मदद करें। या जैसे मैं कभी कभी, मैंने अभी 2 बच्चे मेरे भारतीय में लिए, तो उनको कोई बेस ही नहीं था। मैंने उनका 11th 12th करवाया, और फिर मेरे यहाँ दोनों को एज ए क्लर्क बोल के ज्वाइन कराया भी मैंने।
तो 2 बच्चे मैंने ऐसे भी तैयार किए इस बार। तो ये अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। या क्योंकि जिसमें संवेदना नहीं, तो वो इंसान इंसान नहीं। क्योंकि आजकल देखने को लिखता है बहुत प्रैक्टिकल बनते जा रहे हैं लोग, लेकिन ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं और उनके अंदर से जिजीविषा मरती चली जाती है, और जिसका परिणाम होता है कि मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि 40 उम्र से लेकर 50 या 60 की उम्र के बीच में अगर आप खोजेंगे या इसके ऊपर सर्वे करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है 50-60% लोग मानसिक रोगी नजर आएंगे। इसलिए जल्दी चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो ये कारण, इसके पीछे कारण ये है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाता। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि चतुर, चालाक और चतरा, ऐसा शब्द है। चतरा मतलब धूर्त, और चालाक मतलब जो अपने या अपने परिवार के बारे में सोचता है। लेकिन चतुर वो इंसान होता है जो सबके बारे में सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना हमें चालाक होना चाहिए ना चतरा होना चाहिए, हमें चतुर होना चाहिए। और चतुर व्यक्ति जो है वो सारे समाज को लेकर चलता है, सारे समाज की परवाह करता है। क्योंकि देखिए, हम अपने बच्चों का तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को आप इतना पैसा खर्च करके, इतना ख्याल रखे, इतना प्यार करके इनको जब बड़ा करके आप भेजेंगे, तो भेजेंगे कहाँ? उस समाज में भेजेंगे, उस समाज में जाके उन्हें जीना है। तो उस समाज की भी परवाह करनी पड़ेगी, समाज भी तो अच्छा चाहिए ना। अगर अभावग्रस्त जीवन रहेगा, एक 10% लोग बहुत अमीर हैं और 90% लोग बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आपके बच्चे को जीने देंगे? वो नहीं जीने देंगे। तो इसलिए समाज के प्रति भी हमारा उतना ही उत्तरदायित्व है जितना हमारे परिवार के प्रति। ठीक है, परिवार के प्रति आप 90% खर्च कीजिए, लेकिन समाज के प्रति एक 10% तो खर्च कीजिए। मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूं कि जो टैक्स के बहुत नाम पर बढ़िया। एक पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, लेकिन फैसिलिटी सब चाहते हैं, और आलोचना गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा ऐसे लोग करेंगे। तो ये गलत बात है। समाज के बहुत लिए, बढ़िया। देश के लिए जरूर हमें अपना सहयोग या अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बहुत सुंदर विचार आपके, आपके विचार सुन के सभी गदगद हैं। और हेमलता शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने कहा कि आपके हमारा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है, और यही ऊर्जा है। ज्योति जगताप हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या आपकी पत्नी का नाम है? नहीं नहीं, मेरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। अच्छा, आपकी स्टूडेंट है। बहुत बहुत हाँ स्वागत, हाँ। अभिनंदन ज्योति जी। राकेश द्विवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं, जगबीर सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, और नितिन जी लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। सभी का हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ। किरण किरण लोंडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने लिखा कि आपने बहुत अच्छा बोला। और हमारे साथ डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं। और किरण जी ने लिखा है, आपका जीवन हमेशा समाज के लिए समर्पित रहा है सर। बहुत हाँ, ये बढ़िया। मेरे और मित्र हैं। राम जी, किरण रामदेवी जी मेरे मित्र हमारे हैं। साथ, रामदेवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सभी का हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के कारण हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता भी है और शोभायमान भी रहता है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश चंद पराशर जी डीग राजस्थान से जुड़ गए हैं। स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और बातें, मुलाकातें तो चलती रहेंगी, किरदार जिंदगी में नए नए किरदार आते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किरदार वाकई किरदार। और अभी तक हम ऐसे ही किरदार को लेकर आए हैं, आगे भी लाएंगे। सर, चैरिटी भी हो गई, आपने समाज सुधार के बारे में भी बात कर ली, आपके अंदर एक बच्चा भी है, आप शरारती भी हैं, सब कुछ है। तो एक व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता भी होती है। तो बच्चे के मन में संवेदना कितनी है? बिना संवेदना के तो इंसान इंसान ही नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन संवेदनशीलता कैसी होती है आपको बताता हूँ अभी। कि मेरा जो बेटा अभी आर्मी में कैप्टन है, उसको बचपन में मेरे से बहुत मार खाया उसने। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब अब तो वो कैप्टन है, उसको 4 साल हो गए आर्मी में, इस वक्त भूटान बॉर्डर पर है। अभी मेरी मिसेस उसके पास जाकर भी आई। लेकिन अब उसके उन चीजों को सोचता हूं तो मेरे आंखें भर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे बिना मारे भी समझा सकता था। तो क्योंकि वो चीज रुला देती है असल में इंसान को। लेकिन मैं जब कभी उसको बोलता हूँ, यार तेरा पापा तो बड़ा डेंजर है, तो बोलता नहीं पापा, आपकी मार ने मुझे सुधारा है। अगर शायद आप मार ना करते तो मैं 22 साल में मैं कैप्टन लेफ्टिनेंट ना बनता। क्योंकि मेरा बेटा है वो
उसको मैं चाहता था कि एमबीए कर कर वो बिजनेस में आए, लेकिन उसको शुरू से जुनून था कि आर्मी की वर्दी पहननी है। तो मेरे फादर जो थे वो जूनियर ऑफिसर थे, पद से रिटायर हुए सूबेदार मेजर से। फिर मेरा भाई जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट है, और फिर ये डायरेक्ट कमीशन लेके गया मेरा बेटा। तो इसको एमबीए करने भेजा था मैंने, काफी मोटी तगड़ी रकम जमा की थी, उसे कहा था बिजनेस करेंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर ही एक दिन मुझे फोन आया, बोला पापा आई मुझसे एम मिलो। सिलेक्ट। मेरे और मैंने कहाँ पर हो तुम, तो बोला मैं इलाहाबाद में हूँ इस वक्त, प्रयागराज, और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आर्मी स्पीचलेस हो के गया था लिए। उस वक्त। आर्मी के हाँ, लिए। यस, आर्मी में। तो इन्फेंट्री में, वो पंजाब रेजिमेंट में है। आपने शायद 26 जनवरी को उसको देखा भी होगा। वो 23 पंजाब को लीड कर रहा था, अपना अच्छा। राजपथ के ऊपर, कर्तव्य पथ के ऊपर। तो एनसीसी में था तब भी उसने कर्तव्य पथ पर लीड किया था, राजपथ पर। और अभी भी किया, और अभी 14 जुलाई को फ्रांस जा रहा है वो। तो फ्रांस में भी, वहाँ उनका इंडिपेंडेंस डे है, वहां भी वो मोदी जी जा रहे हैं चीफ गेस्ट बोल के, तो वहां भी वो अपनी पूरी यूनिट को लेके जा रहा है। तो वो बच्चा धीरे धीरे, मैंने जो देखा कहाँ से कहाँ पर पहुंच गया। तो ये चीजें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अच्छाई होती है वो बच्चों में बाद में दिखाई देती है, या फिर हमने कुछ जो अच्छे काम किए होते हैं। क्योंकि ना मुझे अपने बेटे के लिए किसी के सामने कुछ बोलना पड़ा या सिफारिश करनी पड़ी, वो तो मेरा बिजनेस भी संभाल सकता था, लेकिन उसके मन में जुनून था कि पापा आपने खुद अपनी लाइफ बनाई तो मुझे भी खुद बनाने। और वो 22 साल में लेफ्टिनेंट बना था, अभी आप कैप्टन है। वो 26 साल का है, उसकी शादी भी 3-4 महीने पहले हो गई। और दूसरी तरफ मेरी बेटी है, जो ग्रेजुएशन होते ही खुद ही उसने सब कुछ किया, और क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां फिनटेक में वो मास्टर डिग्री कर रही है। तो वो भी अक्टूबर में वापस आने वाली है। तो उसमें वो भी दोनों बच्चे जब मैं देखता हूँ, तो मुझे, मैं अपने आप को ऐसे पाता हूँ कि मेरे से बहुत आगे हैं बच्चे। और मुझे लगता है मैंने उनसे बहुत सारी चीजें, आज जो जितना फिनटेक, जो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैं उनसे सीख रहा हूँ। आज मेरे मोबाइल में जितने ऐप हैं, चाहे बुकिंग के हो, एयर इंडिया का बुकिंग हो, या होटल बुकिंग हो, या कहीं जाना हो, आना हो, कुछ खरीदना हो, सब मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया है। तो मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि किसी से भी आप सीख सकते हैं, कोई भी आपको सिखा बिल्कुल। सकता है। और ज्ञान जो होता जो है आपकी। कहीं जी। कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। जो आपकी तो शाखाएं हैं, मतलब आपकी जो भारतीय कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी और शाखाएं आप खोलना चाहते हैं, या भविष्य की कोई ऐसी योजना जिससे और हाँ, लोगों तो को मैं, लाभ प्राप्त हो? हाँ, मैं खोलना तो चाहता हूँ, लेकिन बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ। अक्षरा अक्टूबर में आएगी, तो शायद हो सकता है और 2-3 ब्रांच ओपन करूँ मैं। क्योंकि जब ब्रांच ओपन वो करते हैं तो महाराष्ट्र में ही या अदर स्टेट में? मेरा कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट है, मल्टी स्टेट है ना हमारी। तो ये 2 स्टेट में मैं कहीं भी खोल सकता हूँ, ऐसा है। तो भविष्य में बहुत देख सकते बढ़िया। हैं आप, ऐसा है। जी, देवांश धनगर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे किरदार रह चुके हैं। ये भी एक वंडर बॉय हैं। अच्छा, 11-12 साल की इनकी उम्र, और इन्होंने अपनी उम्र को अपने बुद्धि से कहीं पीछे छोड़ दिया, और बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया है। देवांश, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। किरदार रह चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। किरण जी, बहुत बहुत आपका आभार हमसे जुड़े रहने के लिए। जयवीर जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़े रहने के लिए। सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, हमारे देशवासियों को, समाज के उन लोगों को जो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखते हैं कि कोई हमारे लिए खड़ा हो? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जहां उजाला वहां से दिन समझो। कभी ये मत सोचो कि हमारे इतने दिन गुजर गए, हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। हमेशा, क्या बोलते हैं, आशा और निराशा में बहुत कम अंतर होता है। थोड़ा सा आप उम्मीद करेंगे तो आशावादी हो जाएंगे, और थोड़ा सा ना उम्मीद हो जाएंगे तो निराशावादी हो जाएंगे। इसलिए आप कभी ये मत सोचो कि मेरी इतनी उम्र निकल गई, ये है तो मैं तो अभी भी 10 साल का एक प्लान लेके चल रहा हूँ कि मुझे ये करना है। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरा इतना बड़ा बंगला होगा, मेरे घर नौकर चाकर होंगे, मैं इतनी बड़ी बैंक को चलाऊंगा, मैं जब ऑफिस में जाऊंगा तो सब के सब खड़े होकर 10-15 लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे। ये कभी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें बनती चलेगी, क्योंकि इसके पीछे नेक नियति बहुत आवश्यक होती है। और धीरे धीरे, बोलते हैं कि एक साथ मिला हुआ कभी पचता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मिला हुआ वो बहुत बढ़ता है, वो हजम क्या होता है बात! अच्छी तरह से, और क्या वो बात! आकार लेता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचो कि अब मेरी उम्र ये हो गया और मैं ये कैसे कर सकता हूँ।
आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि बिजनेस जो भी होता है वो 2 या 3 साल लेता है सक्सेस प्राप्त करने के लिए। अगर 2-3 साल आपने कोई भी, और मैंने जितने बिजनेस करके छोड़े वो इसलिए नहीं छोड़े कि मैं असफल हुआ, मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि मुझे उससे बड़े बिजनेस करने थे। मैं नौकरी करते हुए मैंने बिजनेस, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं 1 बजे घर आ जाता था, बाकी सब प्रोफेसर घर पे आके सो जाते हैं, पढ़ते हैं, ये है, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ करना है, तो मैं ये करता रहा और सफल होता रहा। और धीरे धीरे हमारे अंदर से अहम जो है वो निकलता चला जाता है, और जिस दिन अहम धीरे धीरे निकल जाएगा, आपके अंदर से मैं निकल जाएगा, तो आप निश्चित रूप से आप समाज में भी एक श्रद्धा के पात्र होंगे और लोग आपसे प्यार करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है हमें हर इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर किसी ने कोई मदद मांगी तो मेरा ऐसा मानना है, किसी ने 10 रुपए मांगे, 10 नहीं तो कम से कम 2 रुपए दे दो। आप थोड़ा तो एक उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो मदद मांगने वाला होता है बड़ी आशा से आपके पास वो मदद मांगता है। कोई किसी के पास मदद नहीं मांगता, कोई भिखारी थोड़ी होता है कि आके भिक्षा मांगे घर के बाहर, वो बात अलग है। लेकिन जब अपना कोई कुछ मांगता है तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ मदद कर दो, कोई दिशा दिखा दो, कुछ ना कुछ कर दो, ताकि वो जिस आशा से आया, जिस उम्मीद से आया, उसकी उम्मीद ना भंग हो। एकदम तुरंत उसको नकार मत दो। और ये चीज मैंने हमेशा रखी है, मैंने कभी आज तक किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं। और शायद उन सबका आशीर्वाद ही है कि बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। बीच में जो कोविड में है, बहुत बैंकिंग में बहुत लॉस आया, लेकिन हम बहुत स्ट्रांग होकर उभरे हैं, बहुत और अच्छे आगे बढ़ेंगे। हम 100 करोड़ को आने वाले 3-4 सालों में क्रॉस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार को तो रोशन करें ही, साथ में समाज को भी रोशन करें, देश को भी रोशन करें और देश के लिए आपका जो योगदान हो, वो सर्वश्रेष्ठ होता है किसी भी देश के लिए, जब हम अपनी तरफ से कुछ बिल्कुल। करते हैं। हमेशा हम शिकायत करते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन हम राइट। देश के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी सोचने की ये बात बहुत। है और हमें भी बिल्कुल। अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम्म। हेमलता शर्मा जी को आपकी बातें बहुत प्रेरित कर रही हैं। हेमलता शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रितु कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत, अभिनंदन और बहुत आभार। नितिन जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। ज्योति जगताप जी बहुत प्रेरणादायी विचार उन्होंने लिखा और किरण जी बहुत-बहुत आभार आपका। डॉक्टर पुष्पता तनेजा बहुत आभार। शशि जी बहुत आभार आपका। मुकुंद शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत आभार आपका। प्रकाश चंद पराशर जी बहुत-बहुत आभार। राकेश द्विवेदी जी, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, नितिन जी, हमारे पटल के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब यूं ही बने रहें, जुड़े रहें और हम इसी तरह किरदार जिंदगी के नए-नए किरदार को लेकर आएंगे। अगली बार एक और नई शख्सियत, एक और नए विचार, एक और ऐसा व्यक्ति जिसने वाकई अपने जीवन में तो उजाला किया ही, कोशिश की कि दूसरों के जीवन में भी उजाला करें। ऐसे ही शख्सियत के साथ हम आएँगे और डॉक्टर साहब बहुत-बहुत आपका आभार। व्यस्ततम समय से आपने बहुत समय बहुत धन्यवाद। चुराया और हमें दिया। इस कार्यक्रम को 4 चाँद लगाने के लिए हृदय से पूरी बहुत टीम की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ बहुत और धन्यवाद, बहुत उम्मीद बहुत करती धन्यवाद। हूँ हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा लगा बेबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत आभार। बहुत आभार सर हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए और तमाम सुधी श्रोतागण से अनुरोध है कार्यक्रम को शेयर भी कीजिएगा और हर रविवार शाम 7 बजे परिचर्चा होती है हमारे पटल पर। हर बुधवार किरदार ज़िंदगी हम लेकर आते हैं और महीने में 1 बार हर महीने के पहले मंगलवार को पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम लेकर आते हैं। तमाम कार्यक्रमों को देखने सुनने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप हैं तो हम हैं और आपकी वजह से हमारी गरिमा रहती है। तो आपका पुनः वंदन, अभिनंदन। अगली बार नए शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।